नामों की घोषणा कर दी गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के सारे हैवीवेट चेहरे अभी भी वेटिंग में हैं। इवन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन तक का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। 9 केंद्रीय मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल इस बार खत्म हो रहा है, लेकिन 19 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 2 मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन इनके नाम हैं, और इनके अलावा सुधांशु त्रिवेदी। ये केवल 3 नाम ऐसे हैं जिनको दोबारा राज्यसभा का टिकट अभी तक मिल पाया है। इनके अलावा 7 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनका कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, लेकिन टिकट का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इन नामों में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरम, उद्यान मंत्री नारायण राणे, कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सारे बड़े नाम हैं, सब राज्यसभा से हैं। इनका नाम अभी तक नहीं आया है। अब 8 सीटें बीजेपी के पास केवल बाकी है। माना जा रहा है कि ये तमाम हैवीवेट चेहरे राज्यसभा के बजाय लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारे जा सकते हैं, और इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा राज्यसभा में। इस बार समझिए कुल 56 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और इसके हिसाब से बीजेपी के पास 27 सीटें हैं। 27 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ऐसे में जारी हो चुकी इन 2 लिस्टों में 19 नाम तो अनाउंस हो गए। अब आज महाराष्ट्र की लिस्ट आ जाएगी। उसमें एक अशोक चव्हाण, जिन्होंने कल ही बीजेपी थामी है, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम तय माना जा रहा है, तो एक नाम यहां कट जाएगा। अब बीजेपी के पास 7 उम्मीदवार घोषित करने का विकल्प है। गुंजाइश ही 7 की है। अब इस बात की गुंजाइश कम है कि पार्टी के ये तमाम बड़े चेहरे, जिनमें खुद पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा शामिल हैं, उनको राज्यसभा का टिकट मिले। अब जब नड्डा जी के लिए भी फिलहाल हम कुछ नहीं कहना चाहते कंफर्म तौर पर, लेकिन सभी इन मंत्रियों को टिकट मिलेगा ये तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये तो मैंने आपके सामने बीजेपी की बात की। मैं बीजेपी की लिस्ट आपको पढ़ करके दिखाता हूं, अभी जहां पर बीजेपी ने अपने नाम अनाउंस किए हैं। अब देखिए जरा, 5 नाम बीजेपी ने जो अनाउंस किए आज। मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मुरुगन, ये मंत्री हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर उमेश नाथ महाराज, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मध्य प्रदेश से ही श्रीमती माया नरोलिया, ये भी कोई ऐसा कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं है। एमपी से ही श्री बंसीलाल गुर्जर। अब इनमें 3 नाम जो मैंने आपको पढ़े, इनको आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के सिस्टम में जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल पार्टी के लिए रगड़ाई कराई होगी, पार्टी के लिए काम किया होगा। तो जैसे मोहन यादव महाराष्ट्र एमपी के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, या भजन लाल शर्मा बनाए गए, या विष्णुदेव साय बनाए गए, ये वैसे ही चेहरे हैं। साफ है कि बीजेपी इस बार तरजीह दे रही है उन लोगों को जो पार्टी की रीढ़ का हिस्सा हैं, यानी पार्टी तंत्र का हिस्सा है। केवल बड़े चेहरे नहीं कि ये बड़ा चेहरा है, ये मंत्री है, उन नामों पर फोकस नहीं है। फोकस उसके ऊपर है जिसने पार्टी के लिए मेहनत की है। तो वो नाम इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल एक अपवाद इसमें है, वो है श्री अश्विनी वैष्णव, जो फिलहाल बड़े हैवीवेट मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, टेलीकॉम मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उनके पास है। इनको ओडिशा से टिकट दिया गया। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है। आप कहेंगे अश्विनी वैष्णव ओडिशा से टिकट क्यों इनको मिला है? वैसे इनकी कर्मभूमि राजस्थान है, लेकिन ओडिशा में इनका कार्यकाल काफी रहा है, और इनका समर्थन कर रहे हैं नवीन पटनायक, वहां के मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के। उन्होंने चिट्ठी जारी की है कि हम श्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। अब वहां भी अलग कहानी खेली जा रही है। अब बीजू और नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है, ये हमको आज समझना पड़ेगा, और हम उस पर बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, दोनों अपने उम्मीदवार लड़ते हैं, और दोनों वहां की प्रोमिनेंट पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन नवीन पटनायक कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ये मेरे मित्र हैं। नवीन पटनायक कहते हैं कि हम अश्विनी वैष्णव की राज्यसभा में जाने में उनकी सहायता करेंगे। तो ये भी एक कहानी है। तो पहले जरा आइए बीजेपी की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको कांग्रेस की लिस्ट बताऊंगा। मैं कांग्रेस की लिस्ट आपको पहले ही बता देता हूं। कांग्रेस की लिस्ट में सबसे पहला नाम तो जो आया है आज, जो हमने कल ही आपको खबर दे दी थी कि राजस्थान से श्री सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो मतलब सीट कौन सी खाली हो गई? रायबरेली। इकलौती सीट उत्तर प्रदेश की जो 2019 में जीती कांग्रेस पार्टी, वो थी रायबरेली, सोनिया गांधी। अब वहां से भी सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वहां भी खुला मैदान मिलने वाला है क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार? आप सोचिए ना, यूपी की 80 सीटों में 1 सीट थी केवल कांग्रेस पार्टी के पास। सोनिया गांधी अब राज्यसभा रूट से जा रही हैं। अब क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, ये हमको देखना पड़ेगा। और नाम देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह, ये भी पुराने नेता हैं, इनको बार बार टिकट देती है
कांग्रेस पार्टी। और हिमाचल से दिया गया टिकट श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी को। सिंघवी साहब बड़े काम के आदमी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। जितने भी कानूनी मामले होते हैं, अभी राहुल गांधी का जो अवमानना वाला मामला जो चल रहा था, उसमें भी इन्हीं ने यही जो है केस वो लड़ रहे थे। तो तमाम जहां भी कानूनी पेच फंसता है कांग्रेस का, वहां अभिषेक मनु सिंघवी सामने आते हैं। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, उनको रिवॉर्ड कर रही है कांग्रेस पार्टी। पहले लेकिन मैं बीजेपी के नामों की चर्चा फिर से एक बार आपके सामने करना चाहता हूं। बीजेपी में अभी तक केवल अश्विनी वैष्णव का नाम हैवीवेट मंत्रियों में सामने आया है। एक सुधांशु त्रिवेदी, जिनको दूसरा टर्म मिला है, पहला शायद उनका पूरा टर्म नहीं था, पूर्णकालिक टर्म नहीं था, इसलिए शायद उनको यह दिया गया है। इसके अलावा सारे मंत्री इंतजार कर रहे हैं सर लाइन से। हर्षवर्धन जी, समीर जी, राहुल जी, बस स्वागत आपका। सारे मंत्री इंतजार कर रहे हैं, नड्डा जी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्या बता रहा है पार्टी की सोच के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग इसी तरह से पहले भी काम करती थी, लेकिन अब चूंकि पार्टी बड़ी हो गई, उसके पास अवसर बड़े हो गए, और नरेंद्र मोदी जैसा एक निर्णायक नेतृत्व है जो तय करता है, तो उस पर जिसको कहे ना कि बहुत गुंजाइश लोग नहीं खड़ा करते हैं, संदेह नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन अगर जो अभी राज्यसभा की जो सीटें घोषित हुई हैं, तो चाहे आप किसी राज्य से उठाकर देख लीजिए, उन नामों को आप सोचेंगे कि ये नाम यहां हो तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, या नहीं होते तो क्या हम कहते कि अरे इस नाम को नहीं हुआ। यानी पार्टी ने एक तो ये खत्म हुआ कि जो खत्म किया कि जो बहुत ऑब्वियस नाम है, यानी बहुत स्पष्ट आपको दिख रहा है, सबसे पहले उसको खत्म करना है। ये किसी की जागीरदारी, किसी की संपत्ति, किसी का क्लेम नहीं है। हर वर्कर का उतना ही क्लेम है जितना किसी बड़े नेता का। तो पार्टी कहती है कि बड़ा हम बनाते हैं। दूसरा, जहां जिसकी जरूरत है, अब जैसे हम उत्तर प्रदेश से आपने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जी शानदार वक्ता हैं, राज्यसभा में वो रहेंगे तो पार्टी को एनरिच करेंगे, बढ़ाएंगे। आरपीएन सिंह तय था कि वो आए हैं, तो या तो उनको लोकसभा दिया जाए या राज्यसभा दिया जाए। लोकसभा वहां खाली नहीं थी, राज्यसभा की सीट उनको दी गई। और उसके अलावा जितने नाम है, वो चाहे जातीय समीकरण के लिहाज से हो, या फिर जिसको हम कहते हैं कि कोई विधायक है, कोई पहले से पार्टी संगठन में काम कर रहा है, हालांकि उसमें अमरपाल मौर्य जैसे नाम भी है जो जाति के आधार पर ठीक होते हैं, लेकिन विधानसभा अपना हार गए थे। साधना सिंह जैसा नाम है जो महिला है, व्यापार मंडल की नेता है और विधायक थी, अब उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया। मध्य प्रदेश में जो हम कह रहे हैं, तो पिछली बार भी माया नरोलिया का नाम चला था, लेकिन अंत में उनका टिकट कट गया। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज से आते हैं। बंसीलाल गुर्जर किसान नेता हैं। यानी एक तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के जरिए भी उस रिप्रेजेंटेशन, उस प्रतिनिधित्व को तय करती है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि नेता लोग ये करेंगे क्या, हम जनगणना करा के कुछ पता कर लेते कि कौन सी जाति होगी तो हम उसको दे पाते। यानी ऑब्वियस खत्म किया, संगठन में काम करने वालों को लाए, और उसके साथ साथ कोई किसी का क्लेम नहीं है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। ये आज की भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और नड्डा जी, दो खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि वो सचमुच हिमाचल प्रदेश से लोकसभा से आना चाहते हैं, और दूसरा है कि अगर चाहते हैं या वो चाहते हैं कि पार्टी चाहती है? पार्टी भी चाहती है, वो भी चाहते हैं, दोनों स्थितियां हैं अभी। और होना चाहिए, अच्छी बात है। हाल के दिनों ने उन्हें हिमाचल के अपने दौरे बढ़ा दिए, और किसी ने मुझे बताया कि एक जगह लोकसभा में एक दिन में उनके 3-3 कार्यक्रम लग गए। तो ये अनायास नहीं होता है। जब कोई नेता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ कहें कि चुनाव के लिहाज से देखता है, तब वो भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए, बड़ी एक आपने जो बात कही ना कि पार्टी में ये बदला, बीजेपी में, इस नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा की पार्टी के अंदर, कि ये सोच एंटाइटलमेंट की बदल चुकी है। देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं नरेंद्र मोदी की सोच के बारे में, कि मोदी ये कहते हैं कि आप लोग जब अपना परिचय देते हैं, हमारे सांसद विधायक, तो कहते हैं कि ये हमारे 2 टाइम की लोकसभा सांसद हैं, ये हमारे 3 टाइम के विधायक है। तो ये आपके सीवी में कोई स्टार नहीं लग रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप 2 टाइम रह लिए, इसका मतलब अभी कोई इंतजार कर रहा है आपके पीछे, आपकी सीट से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतार में लगे हुए हैं, अब उनको मौका देने का वक्त आ गया है। सौरभ जी, इसमें अगर ध्यान से देखिए, किसी को 2 टर्म के बाद नरेंद्र मोदी के समय में राज्यसभा का कार्यकाल नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये पहले होता था, अब नहीं दिया गया है। 2 टर्म आपका पूरा हो गया, और 2 टर्म आप देखें तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे सुधांशु जी तो 2 साल के लिए थे, तो 6 मिला के 8 साल, वरना अगर 6 और 6 12 वर्ष हो गए, और आप ही अगर फिर से हैं, तो एक पीढ़ी तो जो राजनीति में कुछ चाहती थी वो गायब हो गई, वो हट गई। बिल्कुल ठीक बात। तो ये भी तो जरूरी है कि आप पार्टी के लोगों को, हर किसी के एस्पिरेशन, हर किसी की इच्छा आकांक्षा वो पूरी हो सके। समीर जी, जो पहले नाम मैंने बताए, इनमें से पहले तो ये मतलब बहुत सारे अननोन से लोग हैं ना, हम नहीं जानते, आप शायद जानते हो।
बिल्कुल नहीं, कई लोगों को तो मैं भी नहीं जानता हूं, मतलब जानता हूं, लेकिन ये नहीं था कि राज्यसभा जाएंगे। जो पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि उन्हें पार्टी राज्यसभा में भेजेगी। वो तो ये उम्मीद करते थे कि हमें पार्षद का टिकट मिल जाए या कभी एमएलए का टिकट मिल जाए। पार्टी ने सीधे उन्हें उठाकर राज्यसभा भेजा है। चुन्नीलाल गरोटिया को राजस्थान से भेज दिया है, राठौर को भेज दिया है, वहां से मदन राठौर को भेजा है राजस्थान तो ये से। मौका भी है ना, मतलब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं तुमसे कि हाँ मैं तुमको मौका दे रहा हूं, तुम अब देखिए, प्रूव कर कुछ करके दिखाओ। और इस बार नहीं, आप पिछली बार देखिए मध्य प्रदेश से पाटीदार को राज्यसभा भेजा था। वो जबलपुर से पार्षद का टिकट मांग रही थी कि मुझे पार्षद का टिकट मिल जाए, पार्टी ने उसे सीधे राज्यसभा भेजा। तो पार्टी, माया नरोलिया महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रही थी कि मैं विधानसभा चुनाव में लड़ सकती हूँ। विधायक की कोशिश कर रही थी, पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। अब ये मंत्रियों का क्या होगा? ये बड़े बड़े मंत्री जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनसुख मांडविया भी इंतजार कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। नहीं, भूपेंद्र यादव तो मुझे राजीव लग रहा है कि चंद्रशेखर। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अलवर सीट से उनका दावेदारी लगभग तय है। अलवर सीट यादव बाहुल्य है और मुझे लगता है अलवर सीट खाली इसलिए कराई गई है कि भूपेंद्र यादव को वहां से चुनाव लड़वाना है। पार्टी ये चाहती है कि हमारे बड़े चेहरे जो बिल्कुल। हैं अब वो लोकसभा से आए। नारायण राणे को इसलिए लेके आए थे कि आपके पास कोई बड़ा मराठा नेता महाराष्ट्र से नहीं था। नारायण राणे पार्टी में आए, पार्टी ने आपको राज्यसभा दे दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया। अब तो एकनाथ शिंदे भी है, अजित पवार भी आ गए, अब उनके बेटे विधायक भी नारायण राणे के। तो मुझे लग रहा है नारायण राणे को पार्टी राज्यसभा में अब नहीं भेजेगी, या तो मतलब मंत्री के लिए भी कोई बिल्कुल सेफ एग्जिट नहीं, वो नहीं है, रूट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़ो चुनाव, तब अपना पहले बिल्कुल। साबित और करो। मुझे ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान को नहीं भेजा, मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद है धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री है, अभी उन्हें नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान से कह दिया गया होगा आपको लड़ना है। हो सकता है उन्हें किसी और से राज्यसभा भेजे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। तो पार्टी ने कर दिया कि अगर आप 5 साल सरकार के अंदर रह रहे हो, 2 बार आपका टर्म हो चुका है, आप बड़े मंत्री हो, परफॉर्म किया है, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आपके पास एक नेता है जिसका मोदी मैजिक पूरे देश के अंदर चल रहा है, और ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं मोदी के नाम पर। तो आप जब 5 साल केंद्र के अंदर रह चुके हो, मंत्री रह चुके हो, प्रदेश केंद्र के संगठन में आपने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, तो आपको चुनाव में जाना होगा। और मुझे लगता है लास्ट टाइम भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, अशोक चौहान का आना आज तय है महाराष्ट्र से। आ सकते हैं, अशोक चौहान को ला सकती है पार्टी। अब ये देखना होगा कि उन्हें राज्यसभा भेजती है या उन्हें नांदेड़ से टिकट देती है। नांदेड़ से भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है, या उनके लिए कोई और विकल्प देखा जाता है। अभी तय होगा कि इनको किस टर्म पर लेके आए। बीजेपी की लिस्ट पर बात करें, फिर मैं जरा सोनिया गांधी के बारे में लोग जरूर जानना चाहते होंगे। सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ दिए, तो मतलब क्या मतलब? देखिए, एक तो बात ये है कि बीजेपी में ये पहले से सोच थी कि काफी सारे जो ये लोग हैं जिनके आपने सबने नाम दिए हैं, इनको जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, और ये विलिंग भी हैं। जैसे आप वी मुरलीधरन की बात करें, एक और नाम आपको दिखाई देगा, वो हरदीप पुरी, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, एस जयशंकर, ये सारे नाम जो हैं ये विलिंग भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पूरी तरह थोपा जा रहा है, ये विलिंग भी हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, ये तो नाम सारे लेटरल एंट्री वाले नाम है ना, लेकिन तो पर आपके नेता तो बन ही चुके हैं, आपके फेसेस तो बन ही चुके हैं, और आप फेसेस जब लड़ाएंगे तो उनकी अपनी अपील तो है ही। अब आप धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे, वो तो बड़े दिनों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उड़ीसा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां से मैं ये लड़ेंगे। कह रहा था कि अश्वनी वैष्णव हुए, हरदीप पुरी हुए, एस जयशंकर हुए, अब आप इनसे ये दरकार नहीं कर सकते ना कि भाई आप जाइए और जनता के बीच में वोट लेकर के आइए। क्यों नहीं? वो है नहीं मतलब मतलब जनता के नेता वैसे वाले नेता मैं नहीं ये है। कह रहा हूं कि देखिए, मंत्री आपको अच्छे होंगे। कभी ना कभी तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए, और ये सोच बीजेपी में काफी समय से है। आप अगर राजीव चंद्रशेखर की बात करेंगे, उनको केरला से लड़ाने की बात है, तो वो ऐसा थोड़ा कि उनके बिना उनसे मतलब विचार विमर्श किए आप अचानक झोंक देंगे। अब पहली बार, अगर आप जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि नड्डा जी के बारे में चर्चा हो, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नड्डा जी अगर हिमाचल से लड़े तो ऐसा नहीं है कि उनका हिमाचल में लोग नहीं हैं, उनका जनाधार नहीं है हिमाचल में, लेकिन पहली बार चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, पहली बार लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से जो लोग हैं, ये भी कोशिश बीजेपी में है कि जो बहुत सारा उनका काडर है, जिन लोगों ने बहुत काम किया, जैसे हर्षवर्धन जी बोले थे, उनको आगे लाया जाए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको भी मौके दिए जाए। ठीक, अब जरा ये बात करते हैं सोनिया गांधी, सबसे चर्चित नाम इस वक्त। सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी को पार्टी एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं करना चाहती है। पार्टी ये चाहती है कि अब एक बड़ा सोनिया गांधी आ रही है, एक तो उनको हम ये लोकसभा के धूल धक्कड़ में ना धकेलें, तो ये राजस्थान के जरिए जो है उनको अब भेजा जा रहा है। उनकी लिस्ट में उनका नाम अनाउंस किया जा चुका है। सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी, और वो जाएंगी अब राजस्थान से। इसका मतलब ये हुआ कि रायबरेली की सीट खाली हो गई।
रायबरेली पर अब कौन लड़ेगा उनकी जगह पर? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार की सीट कहते हैं हम तो आम बोलचाल में, हालांकि परिवार कोई सीट किसी परिवार की होती नहीं है, लेकिन क्या ये सीट खाली की जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए? और प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीति में आने का मतलब, लोकसभा की राजनीति में आने का क्या मतलब होगा, क्या मैसेज जाएगा? इससे क्या उत्तर प्रदेश में जो जीर्ण शीर्ण इस वक्त तंत्र हो गया है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कुछ जान आ पाएगी? वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई जब राहुल गांधी के होते नहीं हुआ, सोनिया गांधी के होते नहीं हुआ, तो प्रियंका जी के ही होते क्या हो जाएगा? उनको तो महासचिव भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, तब भी कोई कमाल नहीं हो पाया था। फिर भी बहरहाल चर्चाएं अभी इस बात की चल रही हैं कि सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे। मेरी ये कांग्रेस पार्टी के नेता से बात हो रही थी और मैंने सीधे पूछा, राहुल गांधी छोड़ेंगे तो नहीं अमेठी? उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब देखिए, अब ये तो एक नेता की बात थी, और ऐसे अब रायबरेली खाली हुई है तो हो सकता है भाई बहनों के दोनों के पास वो दोनों सीटें चली जाएं। तो कैसे देखते हैं आप सोनिया जी का जाना और एक कयास की राहुल और प्रियंका आप संभालेंगे अमेठी रायबरेली? देखिए, सोनिया जी सचमुच इस देश की बड़ी नेता हैं और उन्होंने जिस वक्त पार्टी संभाली थी वो बहुत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से वो कांग्रेस को निकाल कर ले आई, दो बार पार्टी को सत्ता में लेकर आई और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हुआ। एक शानदार नेता के तौर पर, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने पार्टी को एकजुट किया और वो कठिन था, ऐसा नहीं था। उनके ऊपर आरोप लगा के, यही शरद पवार जो है वो आरोप लगाकर चले गए थे कि भैया ये तो विदेशी मूल की महिला है। मतलब जितना स्वदेशी जागरण मंच और संघ वाले कह रहे थे उससे ज्यादा शरद पवार जी ने कह दिया। उस वक्त पीए संगमा, तारिक अनवर, उसके बाद कौन कौन नहीं छोड़ के उनको गया। लेकिन वो एक स्ट्रांग लेडी की तरह, एक स्ट्रांग लीडर की तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाल कर रखा। आज जो हो रहा है, वो राज्यसभा जाना चाहें, इतनी बड़ी नेता है, पार्टी वो चलाती है, उन्हीं की पार्टी है और ये कोई छिपी बात नहीं, जो तय कर लें हो जाए। लेकिन आज ये संदेश ठीक नहीं है। आज जिस समय में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी लड़ती नहीं दिख रही है, उसमें कांग्रेस की, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता का ऐसे उत्तर प्रदेश छोड़ देना, देश का सबसे बड़ा राज्य छोड़ देना, एक ऐसी सीट छोड़ देना जो सीट अगर एक तरह से कहें कि राजनारायण जी को छोड़ दें, इंदिरा गांधी का कुछ कार्यकाल छोड़ दें और उसका वरना तो इनके घर में कोई न कोई घरी का अपना आपस में ही ये सीट रहती थी। पिछले 20 सालों से जिसका प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी जी कर रही, वो संदेश गलत है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज ये खबर बहुत बुरी लगी होगी, बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। राहुल गांधी जब अमेठी के साथ वायनाड से गए थे तब भी वहां के लोगों ने बहुत रिएक्ट किया था, तभी लग रहा था कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर राहुल गांधी टिक कर लड़ते तो शायद वो सीट ना होती, लेकिन स्मृति ईरानी तो टिक गई हारने के बावजूद और वो जीतने के बावजूद चले गए वायनाड। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी आए या कोई भी और आए, लेकिन कमजोर कड़ी रायबरेली बन गई है। सोनिया जी के डिफेंस में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। एक तो उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, पहली बात। दूसरा, वो ऑलरेडी सेमी रिटायर्ड भूमिका में है। आप देखिए, पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं ना। ठीक बात है, तो दरअसल यही मूल बात है। आप अगर सेमी रिटायर्ड भूमिका में थी, पिछले 5 वर्षों में सोनिया जी को रायबरेली के लिए कितना समय मिल पाया? और राहुल जी पूर्णकालिक हैं, वो तो रिटायर भी नहीं है, सेमी रिटायर नहीं है, उनको कितना समय मिल पाया? और उससे पीछे जाइए तो जब प्रभारी महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी जी, तो उनको कितना समय मिल पाया? ये सवाल लोगों के मन में आता है। और ये इतने बड़े नेताओं का ये कहना कि नहीं नहीं हम तो अब रिटायर या सेमी रिटायर भूमिका में हैं। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के तौर पर दिखता है जिसका एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, दिन में 3 बड़े कार्यक्रम, 3 बड़े एजेंडे और उस एजेंडे के लिहाज से अलग अलग नैरेटिव। और दूसरी तरफ दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बचाएं तो कैसे बचाएं। मेरा ही मानना है कि ठीक है, राज्यसभा जाने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा था तो पहले से तय होता, वो अभी तक दिख रहा होता कि कौन वहां से लड़ रहा है। ये एक तरह से रायबरेली का मैदान। अच्छा, आप इसको इस तरीके से नहीं देखते कि सोनिया गांधी चाहती तो तेलंगाना से जा सकती थी, कर्नाटक से जा सकती थी, उन्होंने राजस्थान चुना, उत्तर भारत नहीं। अब यूपी में कांग्रेस पार्टी के पास कुछ होता तो यूपी से भेज देते सोनिया गांधी को। नहीं है ताकत यूपी के अंदर तो नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर वो तेलंगाना से जाती या कर्नाटक से जाती तो फिर चर्चा शुरू हो जाती कि कांग्रेस पार्टी ने साउथ को तरजीह दी, उत्तर को छोड़ दिया। इसको तो यूं देखना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना, कई बार आप देखिए जो बहुत चतुर तौलने वाला होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके संतुलन करने की कोशिश करता है और उस तौलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कांग्रेस उसी स्थिति में। आप वायनाड गए ये सोच के कि दक्षिण भारत हमारे साथ आ जाएगा, आप इसलिए तेलंगाना नहीं जाएंगे और राजस्थान जाएंगे कि उत्तर भारत हमारे साथ आ जाएगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आप प्रतिनिधि हैं, आपके परिवार को इतने वर्षों से वहां प्रतिनिधित्व मिला हुआ है,
तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि कोई मूव है अच्छा, मतलब ठीक पॉलिटिकली अच्छा मूव नहीं ठीक है। है। नेता के तौर पर सोनिया जी मजबूरी हो सम्मानित सकती है, है। उनको मजबूरी के तौर पर राज्यसभा भेजना था तो बिल्कुल भेजा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि कोई राजस्थान से उनको राज्यसभा भेजना है। उनके आप पास शर्त option लगा लें, था। अगर ये तेलंगाना Option- से जाती, हम ही आप चर्चा कर रहे होते कि देखो वो वायनाड चले गए, ये तेलंगाना नहीं, चले वो गए। हिमाचल से कर सकते थे। उनकी सरकार वहां पे हिमाचल से हो सकता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान से ही भेजा जा सकता था। मुझे लगता है कि राजस्थान से भेजने का एक सिग्नल भी है। इस बार अगर आप विधानसभा चुनाव देखें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बिल्कुल हारा हुआ जैसा चुनाव जो है राजस्थान से लड़ा है। राजस्थान में उनकी ताकत है और शायद ये भी संदेश देना चाह रहे होंगे कि राजस्थान में उनको लगता है कांग्रेस को कि कांग्रेस का रिवाइवल राजस्थान में पॉसिबल है अच्छा, और वहाँ प्रॉस्पेक्ट उन्हें दिखाई देते हैं। शायद ये भी कारण होगा, और आने वाले चुनाव में राजस्थान इंपॉर्टेंट होगा लोकसभा के हिसाब से भी, तो शायद ये भी कारण होगा कि एक सिग्नल दिया। प्रियंका आएंगे रायबरेली? मुझे लगता है कि रायबरेली में प्रियंका गांधी जो है लड़ सकती हैं, क्योंकि उन पे काफ़ी सालों से, मैं कहूँ कि एक दशक से ज़्यादा उन पे ये पार्टी के लोगों का भी प्रेशर रहा है कि वो जो है चुनावी चुनाव राजनीति में लड़ें। प्रियंका की फॉर्मल एंट्री होने जा रही है। मुझे लगता है अब ये तो परिवार का अपना डिसीजन होता है, जैसे कि परिवार का पहले एक डिसीजन हुआ था 2004 में कि वो जो है मतलब प्रधानमंत्री पद पे अपने किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे, तो शायद ये भी उनके परिवार। तो राहुल अमेठी और प्रियंका रायबरेली, लगता है आपको ये दोनों लड़ेंगे? मुझे संभावना कम लग रही है राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने से। हम लड़ देखिए, गए। हाँ, आप हार गए पिछले, आप चले गए वायनाड चले गए छोड़कर, वहां से स्मृति ईरानी सांसद है। पिछले साल 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए? वहां संगठन की स्थिति क्या है? रायबरेली में संगठन की स्थिति क्या है? कोई भी चुनाव नेता कम लड़ता है, पार्टी का संगठन ज्यादा लड़वाता है। आपका संगठन तो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चुनाव लड़वाता है, नेता आते जाते रहते, संगठन तो हमेशा रहना चाहिए। कांग्रेस संगठन बच्चा है क्या? सोनिया गांधी इस बात को जानती थी कि अमेठी गया है, रायबरेली भी वो हार सकती है और इसीलिए वो राज्यसभा में गई है। संगठन आपका इतना मजबूत होना चाहिए था कि सोनिया गांधी से कहता कि आप सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आइएगा, बाकी पार्टी आपको चुनाव जितवा के देगी, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो नेता कहलाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि रायबरेली उनकी सीट से हारने वाली थी सोनिया गांधी, इससे सोनिया गांधी को सिर्फ सीट दे दी कि आप राज्यसभा चले जाइए। प्रियंका गांधी रायबरेली हार जाती है सोनिया, आप कह रहे हैं? बिल्कुल इसलिए राज्यसभा जा रही रायबरेली है। इस बार सोनिया गांधी चुनाव हार जाती है और यही डर सोनिया गांधी को राज्यसभा में लेकर गया है और इसी कारण वो राज्यसभा में गई है। सोनिया गांधी रायबरेली से इस बार ब्रेक लेना चुनाव है मुझे, हार लेकिन जाती है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये काफी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अमेठी में जीत हार का अंतर कम हुआ था और स्मृति ईरानी जीत गई, उसी दिशा में रायबरेली भी बढ़ रही थी। ये तो बड़ी खराब परिस्थिति है इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की। तो खैर, और आप ये तय माना अगर प्रियंका गांधी भी जाती है तो प्रियंका गांधी के लिए कोई बहुत आसान नहीं है कि बिल्कुल हाथ में रख के सीट मिल गई वो जीत जाएंगे। चलिए, पसीने छूट जाएंगे प्रियंका गांधी के रायबरेली। अभी हमारे पास राजनीति की दुनिया से और बहुत खबरें हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बार फिर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी हो गया है। फिर एक बार वहां पर आप देखेंगे कि टीयर गैस का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार अड़ चुकी है, किसानों को